नेक्स्ट टॉपिक है दूरी, डिस्टेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और ये एक अदिश राशि होती है, और इसका विमीय सूत्र कैपिटल L होता है। दूसरा टॉपिक है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच का अंतर विस्थापन कहलाता है। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर विस्थापन कहलाता है। विस्थापन सदिश राशि होती है, इसका SI मात्रक भी मीटर होता है, और इसका विमीय सूत्र कैपिटल L होता है। ठीक है, विस्थापन जो है ये धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, और दूरी सदैव धनात्मक होती है, और विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अब दूरी क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, वो A से B तक जाए और B से C तक जाए, फिर C से D तक आए, फिर D से E तक गया मान लो। ठीक, तो मान लो ये दूरी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो कुल चली गई जो दूरी हो जाएगी उसको हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी क्या हो गया ये 10। तो ये तय किए गए जो पथ की लंबाई हो गई, कुल लंबाई को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होती है? दूरी होती है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है? अंतिम बिंदु स्थिति E है और प्रारंभिक स्थिति A, तो ये जो दूरी होगी इसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई वस्तु है, वो जहां से चलना शुरू करे वापस वहीं पे आ जाए, जैसे E से ये A पे आ जाए, तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर क्या हो गया? शून्य हो गया। तो इसलिए उस स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब मान लो कोई वस्तु है, अगर वो वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो A से चली और A तक आई, तो इसके द्वारा कुल चली गई दूरी क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि के बराबर 2 पाई r। ठीक है, और विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जहां से चला वहीं पे पहुंच गया, तो ये शून्य हो गया। और अगर मान लो ये अर्धवृत्त पे जाए तो इसका केंद्र O हो गया, ये R, तो कुल चली गई दूरी क्या होगा? वृत्त की परिधि के आधा, यानी 2 पाई r अपान 2 कट जाएगा, यानी पाई r आ जाएगा। ठीक है, और दूरी क्या हो, और विस्थापन क्या हो जाएगा? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, तो अंतिम स्थिति AB क्या हो जाएगा? R प्लस R, यानी 2r। तब विस्थापन क्या हो गया इसका? 2r। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है चाल। चाल का मतलब क्या हो गया? स्पीड। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई
दूरी को चाल कहते हैं। यानी कुल चली गई दूरी को हम मान लो 50 किलोमीटर वो 1 घंटे में तय कर रहा है, तो 50/1 कर दें तो हमें वस्तु की चाल पता चल जाएगी। ठीक है, तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। अब हमें चाल का मात्रक निकालना हो तो क्या होगा, चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक यानी मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो क्या आ गया, चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये एक अदिश राशि है होती है और इसका विमीय सूत्र निकालना है। तो चाल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी का विमीय सूत्र बटे समय का विमीय सूत्र LT-1। ठीक, अब चाल के प्रकार होते हैं। तो पहला होता है समान चाल। समान चाल क्या होती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो वस्तु की चाल क्या होगी, समान चाल होती है। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो वस्तु की चाल समान चाल कहलाती है। इसमें समय अंतराल कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, उसकी चाल एक समान ही कहलाई जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई वस्तु है वो A से B तक गया, फिर B से C तक जा रहा है, फिर C से D तक जा रहा है। तो मान लो कि वो पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर गया, फिर दूसरे 1 घंटे में फिर वो 60 किलोमीटर गया, फिर तीसरे 1 घंटे में फिर वो 60 किलोमीटर गया। यानी इक्वल टाइम 1 घंटे में फिर 60 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में फिर 60 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में फिर 60 किलोमीटर। तो इस तरीके की अगर चाल से वो गति कर रहा है तो उसकी चाल क्या कहलाएगी, एक समान चाल कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है असमान चाल। तो असमान चाल से समझ सकते हैं, इसमें क्या होता है, समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या कहलाएगी, असमान अथवा परिवर्ती चाल कहलाती है। तो इसमें मान लो नेक्स्ट 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाए, नेक्स्ट अगले 1 घंटे में 90 किलोमीटर चला जाए, फिर अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करे, तो उस पिंड अगर इस प्रकार की कोई पिंड गति कर रहा है तो उसकी चाल क्या कहलाएगी, असमान या परिवर्ती चाल कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है औसत चाल। ठीक है, औसत नाम से ही पता चल रहा है, कुल चली गई दूरी को हम कुल समय लगे समय से अगर भाग कर दे तो क्या कहलाएगी, उसकी औसत चाल कहलाएगी। किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी तथा उस समय अंतराल के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं औसत चाल की। पहला मान लेने कोई वस्तु है वो S1, S2 और S3 दूरियां, ठीक है, मान लो S1 दूरी V1 चाल से, S2 V2 चाल से और S3 जो है वो V3 चाल से चल रहा है। और इसमें जो समय लग रहा है S1 दूरी तय करने में T1, S2 2T और T3 डैश सो ऑन। ठीक है, यानी कोई वस्तु है वो S1, S2, S3 दूरियां क्रमशः V1, V2 और V3 डैश सो ऑन चालों से तय करता है और ये दूरी तय करने में लगा समय क्या है, T1, T2, T3 है। ठीक है, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या होगी, सभी दूरियों को हम जोड़ देंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश सो ऑन। ठीक है, तो अब कुल लगा समय क्या होगा, कुल लगा समय। तो समय बराबर T1 दिया ना, T1 प्लस T2 सबको जोड़ देंगे, वही कुल लगा समय हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो होता है। तो यहां से T1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 अपान V1, T2 बराबर S2 अपान V2
T3 बराबर S3/V3, वैल्यू रख देते हैं सारी, S1/V1 प्लस S2/V2 प्लस S3/V3 प्लस डैश डैश 1। ठीक है, अब हमें औसत चाल निकालनी है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल चली गई दूरी यानी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश 1 बटे समय यानी S1/V1 प्लस S2/V2 प्लस S3/V3 प्लस डैश डैश 1। ठीक है, ठीक। अब मान लो कि इसमें समान भागों में, ठीक है, मान लो जो दूरी जो है वो समान भाग है, ठीक। जैसे अगर हम ये दो पिंड के लिए लेंगे तो औसत चाल क्या आ जाएगी, S1 प्लस S2 अपान S1/V1 प्लस S2/V2। अब मान क्या ले रहे हैं कि जैसे A से B तक जा रहा है, ठीक, फिर B से C तक गया, तो ये A से B तक की दूरी x और B से C तक की दूरी x, ये V1 चाल से गया और ये V2 चाल से गया मान लो, ठीक। तो औसत चाल क्या हो जाएगी, S प्लस S अपान इसी फॉर्मूले से S1 की जगह क्या हो जाएगा S और S2 की जगह S बस, तो S/V1 प्लस S/V2, तो ये हो जाएगा 2S, यहाँ से S कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1/V1 प्लस 1/V2, SS कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1/V1 प्लस 1/V2, तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 V1 V2, तो ये कितना हो जाएगा V1 V2 अपान V1 प्लस V2। ठीक है, और यहाँ पे 2 भी तो आएगा, ठीक। तब औसत चाल क्या हो जाएगी 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। ठीक है, V औसत आ गया ये। ठीक है, अब मान लिया दूसरा है टाइप फेस का T1 T2 T3, कोई वस्तु है, ठीक है, T1 T2 T3 समय में, T1 समय में वो V1 चाल से चल रही है, T2 में V2 और फिर T3 में V3 डैश 1। ठीक है, चल रही है, तो चली गई, कुल दूरी क्या हो जाएगी S1 प्लस S2, कुल दूरी बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश 1। ठीक है, तो अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय यानी V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस डैश डैश 1। ठीक है, तब औसत चाल अब क्या हो जाएगी, यहाँ से V बार इज इक्वल टू कुल चली गई दूरी यानी V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस डैश डैश 1 अपान T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश 1। अब मान लो कि कोई वस्तु है, वो T1 समय में V1 और T2 समय में V2 दूरी तय करी यानी 2 के बीच, तो औसत चाल बराबर V1 T1 प्लस V2 T2 अपान T1 प्लस T2, ये हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो ये दो समान समय अंतरालों में दूरी तय कर रही है, मतलब A से B तक फिर B से C तक, तो मान लो T समय में ये V1 चाल से और नेक्स्ट T समय में ये V2 चाल से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, बस इस फॉर्मूले में रख देते हैं, ये हो जाएगा V1T प्लस V2T अपान T प्लस T, तो यहाँ से हम T कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 अपान 2T, T कट जाएगा, औसत चाल क्या आ जाएगी V1 प्लस V2 अपान 2। ठीक है, ये इसकी औसत चाल आ जाएगी।